सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर 6 जो कि है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर कुछ भी समाज में गलत होता है तो हम लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो उसके बाद आखिर क्या-क्या जो है स्टेप उठाए जाते हैं उसको इसमें पूरा बताया गया है। जैसे इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है लॉ को तोड़ता है या फिर कोई और क्राइम करता है तो हम लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, फिर जो है पूरा एक रिपोर्ट बनाती है कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर जो है संदेह किया जाता है या फिर जिसको अपराधी ठहराया जाता है, उसको जो है वह अरेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पर अब एक बात आई सोचने की कि क्या यह पुलिस का काम है कि वह यह डिसाइड करे कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया, मीन्स जो एक्यूज्ड पर्सन है, क्या सच में उसने कोई क्राइम किया है, मतलब क्या सच में वो दोषी है या फिर नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पुलिस जो है यह डिसाइड नहीं करती कि कोई व्यक्ति जो है वह दोषी है या फिर नहीं। उसका काम सिर्फ इतना है कि वह जो है एविडेंस को इकट्ठा करे। जैसे दो सिचुएशन मैं आपको देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। पहला यह है कि अगर किसी व्यक्ति का बाइक चोरी हुआ है और उसको शक है कि उसके नौकर ने चुराया है, तो यहाँ पर वह पुलिस को बोलेगा और पुलिस जो है यह देखते हुए कि उस नौकर पे शक जा रहा है तो उस नौकर को वह अरेस्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ पर शक का मामला है, हो सकता है कि उस नौकर ने सच में चोरी की हो या फिर ना भी की हो। ठीक है, तो इसलिए पुलिस यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं करती। यहाँ पर पुलिस जो है एविडेंस जो है ये निकालने के पीछे लग जाते हैं, जिससे पता चले उस केस के बारे में कि आखिर किसने किया है चोरी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे सिचुएशन को। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो मोबाइल है वह चोरी हो गया और जो एक कैमरा उसके घर में लगा हुआ था जिसमें यह दिखता है कि उसके नौकर ने जो है उस मोबाइल को चुराया है। यहाँ पर वो अब क्या करेगा कि पुलिस को फ़ोन करके ये बता देगा कि उसके नौकर ने जो है मोबाइल को चुराया है। पुलिस आएगी और उस नौकर को अरेस्ट करके लेके चली जाएगी। अब तो यहाँ पर आप कहोगे कि पुलिस यह डिसाइड कर सकती है कि वह जो नौकर है वही दोषी है। तो देखो यहाँ पर अब पुलिस को यह पता चल रहा है कि उस नौकर ने जो है मोबाइल को चुराया है। बट यहाँ पर पुलिस का क्या काम है कि उस चीज़ को अब एक एविडेंस के तौर पे रखना। मतलब जो कैमरा में जो भी फुटेज होगा उसको वो अब एक एविडेंस के तौर पे रखेगी। तो पुलिस का अब ऐसा काम नहीं है कि उसने देख लिया कि इसने चुराया है और उसको जो है वो पनिश कर दे और बोले कि तुम दोषी हो, तुमको ये पनिशमेंट मिलता है। ऐसा काम नहीं है। पुलिस अब यहाँ पर क्या करेगी कि अब यह इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर इस व्यक्ति ने यह काम क्यों किया। हो सकता है कि वह सच में एक चोर हो या फिर हो सकता है किसी ने उससे ज़बरदस्ती या फिर फ़ोर्सफुली जो है करवाया हो। तो अब जो है पुलिस इस चीज़ का पता लगाएगी। तो देख सकते हो पुलिस का काम सिर्फ इतना रह रहा है कि वह जो है इन्वेस्टिगेट करे और एविडेंस निकाले। मतलब कि आखिर चोरी किसने की है, अगर उसको पता है कि किसने की है तो क्यों की है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, यही काम होता है पुलिस का। ठीक है, तो देख सकते हो पुलिस जो है जज नहीं करती है, वह सिर्फ इन्वेस्टिगेट करती है और एविडेंस निकालती है किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर जब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जजमेंट मीन्स न्याय कौन करता है और किस आधार पे करता है, मतलब कौन डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति जो है दोषी है या फिर नहीं है, अगर है तो उसको किस आधार पे जो है पनिश किया जाता है। तो देखो यह जो पूरा काम है यह जज का होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आगे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड लाइन में को बोला गया है कि जो संविधान है उसके हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति पे यह चार्ज किया जाता है कि उसने क्राइम किया है, मीन्स किसी भी आदमी को जैसे यह उसके ऊपर लगाया जाता है आरोप कि इसने क्राइम किया या फिर उसको आरोपी ठहराया जाता है, तो उसको एक मौका दिया जाता है कि वह अपने बात को रख सके। इसको हम लोग बोलते हैं फेयर ट्रायल। तो वही बोला गया है कि आखिर फेयर ट्रायल का मीनिंग क्या होता है। तो फेयर ट्रायल का बस इतना सिंपल सा मीनिंग है कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है, मीन्स जो एक्यूज्ड पर्सन है ना, उसको अपने बात रखने का मौका दिया जाता है, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर वो सच में व्यक्ति जो है उसने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। अगर उसने किया है तो उसने क्यों किया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जिससे कि जो जज होते हैं वह सही डिसीजन जो है ले पाएँ। मतलब सब पता रहेगा तभी तो है वो अच्छे से एक डिसीजन कोई ले पाएँगे। तो यही होता है फेयर ट्रायल, मीन्स सबको मौका देना अपने बात को रखने का, जिससे कि डिसीजन सही तरीके से लिया जा सके। नाउ यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी एफआईआर के बारे में सुना है? तो देखो एफआईआर का मतलब होता है कि जब भी कोई बड़ा अपराध जो है आपके साथ होता है, जैसे कि चोरी का, मारपीट का, डकैती का, तब जो है आप जब इस चीज़ का पूरा डिटेल देते हो, जाकर पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफआईआर। मतलब कि आप बताते हो कि कब जो है आपके साथ ये घटना हुआ, ठीक है? कि अगर किसी पे शक है, ये सब चीज़ मतलब एक डिटेल देना उसके बारे में। इसके साथ ही जो एफआईआर का फुल फॉर्म है मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको भी आप जो है याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। तो देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी आपके लिए एक नया टर्म होगा।
इसलिए यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा बहुत बता के जो है कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। मीन्स इसको मैं आगे जो आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका सिर्फ़ मीनिंग बता देता हूँ। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हिंदी मीनिंग होता है सरकारी वकील। इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो यहाँ पर थोड़ा बहुत बता के मैं आपको कन्फ्यूज़ करना नहीं चाहता हूँ। नाउ यहाँ पर एक आपको स्टोरी दिया गया है, ठीक है? इसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर जो स्टोरी दिया गया है इसको ब्रीफ में देखते हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि ये जुलाई की बात है, जब मुंबई में एक अपार्टमेंट में जो है मिसेस सिंधे जो है वो ड्रेसअप हो रही थी ताकि वह जो है जा सके शादी में। लेकिन उनको जो है घंटों से उनका गोल्ड चेन नहीं मिल रहा होता। अब यहाँ पर जो मिस्टर सिंधे रहते हैं वो बोलते हैं कि जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है शादी में जाने से। तो यहाँ पर अब जो है ये कहती हैं कि मुझे मेरा गोल्ड चेन नहीं मिल रहा है जो कि मैंने इस ड्रॉअर में रखा था। फिर ये कहती है कि मुझे लगता है कि शांति ने ही उसको चुराया है, क्योंकि शांति जो है मेरे रूम में बहुत वक़्त लगाती है, मतलब साफ-सफाई करने में। अब जो है यहाँ पर इन दोनों को शक जो होता है शांति पर। अब जो शांति रहती है उसके बारे में बताया गया है कि शांति इनके घर में जो है 3 साल से काम कर रही होती है। ये लोग जाते हैं और शांति से बोलते हैं कि शांति, तुमने जो है मेरे गोल्ड चेन को चुराया है, तो जल्दी जो है मुझे वापस दो। यहाँ पर शांति बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं चुराया। अब यहाँ पर ये कहती हैं कि अपने ट्रंक को लेकर आओ। ज़रूर जो है मुझे वहाँ पर मतलब छानबीन कर रही है कि क्या पता तुमने उसमें चुरा के रखा हो। अब यहाँ पर क्या जो दोनों ही रहता है, मतलब मिस्टर सिंधे और मिसेस सिंधे, वो जो है शांति के ट्रंक में जो बक्सा रहता है उसको खोलते हैं और देखते हैं। तो उसके अंदर से इन्हें जो है 10,000 रुपए जो है मिलते हैं। और यहाँ पे शांति कहती है कि अरे ये जो 10,000 रुपए ये मेरे हैं और मेरे भाई के हैं। हम दोनों ने बहुत मुश्किल से जो है इसको सेव किया, लगभग 1 साल लग गया है इसको सेव करने में। लेकिन जो मिस्टर सिंधे रहते हैं उनको भी ये शक होता है कि नहीं, शांति ने गोल्ड चेन बेच करके जो है ये 10,000 रुपए मतलब यहाँ पर लाकर रखे हैं। तो यहाँ पर इनको जब शक होता है तो ये लोग चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर एफआईआर लिखवाते हैं कि देखिए मेरे साथ यह हुआ। मतलब जो वहाँ पर घटना हुआ रहता है उसके बारे में बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ था, गोल्ड चेन नहीं मिल रहा था, हमने चेक किया, यहाँ पर 10,000 रुपए मिले। तो यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर मीन्स एसआई राव जो रहते हैं वो सारी बात को लिख लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर एफआईआर कह रहे हैं, मतलब सारी चीज़ों को दर्ज कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है, जो 10,000 रुपए रहते हैं उसको यह सील कर लेते हैं। मतलब वो शक रहता है कि वो 10,000 रुपए गोल्ड चेन को बेच कर मिले हैं, इसलिए वो लोग वो जो इसको सील कर लेते हैं। यहाँ पर जो है शांति बोलते रह जाते हैं कि मैंने यह क्राइम नहीं किया है, फिर भी उसकी बात को नहीं सुनी जाती और उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन जो शांति का भाई है सुशील, वह पुलिस स्टेशन में आता है और एसआई राव से आग्रह करता है कि शांति को छोड़ देने के लिए। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि शांति जब अरेस्ट हुई तो इसका इन्फॉर्मेशन जो है उसके घर वाले को, जैसे कि उसका भाई है, उसको भेज दिया गया। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना आप। ना यहाँ पर ये जब जाके बोलता है एसआई राव को, तो जो एसआई राव है वह कहते हैं कि उसको जो है एक चोरी के इल्ज़ाम में, मीन्स उसने जो है गोल्ड चेन चुराया है, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया है। इसलिए तुम जाओ कोर्ट में, वहाँ से बेल ऑर्डर लेकर आओ। देखो यहाँ पे ये जो बेल ऑर्डर है, मे बी आपके लिए एक नया टर्म होगा, इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, चाहे उसने क्राइम किया हो या फिर उसके संदेह पे जब उसको अरेस्ट किया जाता है ना, तो यहाँ पे ये जो अरेस्टेड पीपल रहता है, उसके जो फैमिली मेंबर हो गए या फिर उसके जो रिलेटिव हैं, वह जो है कोर्ट में जा कर के वहाँ पर एक बेल फॉर्म जो है फिलअप करते हैं, ठीक है? बेल फॉर्म फिलअप करने के बाद वह जो है उसको जज के पास मतलब भेज देते हैं। जज जो है पूरा बेल फॉर्म को पढ़ते हैं, जिसमें पूरा लिखा रहता है डिटेल में कि क्या अपराध है, इन सब चीज़ को लेकर। देन अगर उनको लगता है कि इस व्यक्ति को जो है बेल दे दिया जा सकता है तो वो अप्रूव कर देते हैं, या फिर उनको हल्का भी उस व्यक्ति पे शक जाता है, संदेह होता है, ठीक है, तब जो है उसको वो मना कर देते हैं, मतलब कि बेल को रद्द कर देते हैं। तो अगर बेल जो है वो रद्द हो गया तो सीधी सी बात है वो व्यक्ति जेल ही में रह जाएगा, उसको जमानत या फिर मैं कहूँ जो बेल है वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अप्रूव हो जाता है बेल फॉर्म कि हाँ, उस व्यक्ति को बेल या फिर ज़मानत, आपको उसको हिंदी में ज़मानत बोलते हैं, तो उसको ज़मानत जो है मिल सकती है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहते हैं। मतलब पहले तो अप्रूवल चाहिए, अप्रूव होने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे कि उस व्यक्ति को तभी रिलीज़ किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, जब वो व्यक्ति कुछ रुपए जो है अपना सीओटी के तौर पर जमा करवाए। जैसे कि जो भी एग्रीमेंट में रहेगा, जैसे लाख रुपए हो गया, हज़ार रुपए, कितना भी हुआ, ठीक है? देन सेकंड आपका रहता है इसमें कंडीशन कि उस व्यक्ति को जो है कोर्ट में आना पड़ेगा जब भी उसका जो भी चर्चा होगा, उसके केस का जब भी सुनवाई होगी, तो मतलब जब भी उसका केस चलेगा तो उसको जो है आना पड़ जाएगा यहाँ कोर्ट में। देन तीसरा यह है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, यह देश छोड़ के, ठीक है, राज्य छोड़ के मतलब बाहर नहीं जा सकता, जैसे कि आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा। सो यहाँ पर आप ये समझिए, वैसे फ़िल्मों को पूरा दिमाग पे मत रखना, मैंने बस एक एग्ज़ाम्पल दिया।
तो ये रहता है बेल में, ठीक है? तो मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे व्यक्ति को रिलीज़ किया जाता है। वही अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अगर सिक्योरिटी के तौर पर रुपए नहीं दे सकता, तो उसको नहीं रिलीज़ किया जाता है। या फिर अगर उसने रुपए दे दिए और उसका जब भी कोर्ट में केस चल रहा होता है और वो नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर उसको जो है सज़ा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर जो सुशील रहता है वो पूरा बता रहा होता है कि इसके पास पैसे ये सब नहीं है। तो जो एसआई राव रहते हैं सुशील को लगभग पुलिस स्टेशन में 2 दिन के लिए फ़ोर्सफुली रोक लेते हैं। मतलब कि इसको भी वहाँ पर रोक लेते हैं। फिर एसआई राव हो गए और पुलिस कांस्टेबल्स ये सब मिलकर बहुत इसको मारते हैं। और यह जो है ट्राई कर रहे थे कि कन्फेस ये कर ले। मतलब कि यह स्वीकार कर ले कि इसका और इसकी जो बहन है मतलब ये दोनों जो है मिल कर के डोमेस्टिक सर्वेंट जो है इसका एक गैंग जो है चलाते हैं। जिसमें कि जो भी सर्वेंट हो गया ये सब ज्वेलरी चुराते हैं सभी घरों से। मतलब कि जो नहीं हुआ कि ज़बरदस्ती ये स्वीकार कराने के पीछे पड़े थे कि स्वीकार करो कि तुम लोग का गैंग है सर्वेंट्स का जो कि सभी घर में काम करते हैं उनके ज्वेलरी से सब चुराते हैं। लेकिन यह जो है एकदम इनोसेंट रहता है, ठीक है? तो ये बोलता है कि नहीं मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ, इस तरह करते-करते मतलब 2 दिन तक एकदम इसी तरह बोलता रहता है, ये स्वीकार नहीं करता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि इसको 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत गलत है। मतलब यहाँ पर अगर ऐसे राव राव को जो है इसके ऊपर शक है तो इसको या जेल में डाल सकते हैं। लेकिन ये मारना और ज़बरदस्ती किसी से स्वीकार कराना, कन्फेस करवाना ये गलत है पूरा। इसके बारे में कुछ नियम कानून बने हैं जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, सो इसको भी याद ज़रूर रखना। ना यहाँ पर कहा जा रहा है कि 23 तारीख की बात है, ठीक है? जो शांति रहती है उसको बेल मतलब अप्रूव हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो सुशील रहता है वो बेल का डाल तो देता है फॉर्म, लेकिन उसमें आपका कंडीशन बनता है कि 20,000 रुपये जो है सिक्योरिटी के तौर पे रखवाने पड़ेंगे। लेकिन इनके पास तो रुपए रहते नहीं हैं क्योंकि जो भी 10,000 रुपये रहते हैं उसको भी सील कर लिया जाता है। तो मतलब बेल अप्रूव होने के बाद भी रुपए नहीं रहते हैं जो कि सिक्योरिटी के तौर पे ये लोग दे पाएँ, इसलिए शांति जेल ही में रह जाती है। इसको डर लगता है कि आखिर इसके साथ क्या होगा और क्या इसके जो रुपए हैं वो मिलेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे 14 तारीख की बात हो रही है, लगभग 20 दिन या 1 महीना बाद का बात बताया जा रहा है कि जो पुलिस है वह एक चार्जशीट फाइल करती है। देखो चार्जशीट फाइल, तो देखो इसके बारे में बता दूँ, जब एफआईआर रहता है उसमें आप एकदम बताते हो कि आपके साथ क्या-क्या हुआ, मतलब एकदम डिटेल में थोड़ा बताते हो। एफआईआर होने के बाद जो है जिस व्यक्ति पे आपको संदेह रहता है या फिर जो आदमी कोई क्राइम किया रहता है उसको जब जेल में डाल दिया जाता है, तब यहाँ पर जो है अब एविडेंस ढूँढा जाता है उससे रिलेटेड। तो ये जो चार्ज शीट हो गया ना इसके अंदर पूरा डिटेल में रहता है लगभग बहुत सारी चीज़ कि आखिर किस व्यक्ति ने मतलब ये फाइल किया है, ठीक है? एफआईआर फिर किसके ऊपर किया है, आखिर क्या प्रॉब्लम था मतलब कि किस आधार पे किया गया है, शक हो रहा है तो किस आधार पे शक हो रहा है, फिर उसके बाद कि आखिर मतलब चोरी का है या किस चीज़ के ऊपर केस है, ठीक है? ये चीज़। देन अगर आपको एविडेंस मिला मतलब जो पुलिस वाले हैं वो भी एविडेंस निकालते हैं, तो एविडेंस मिला है तो उन एविडेंस के बारे में ये सब चीज़ चार्जशीट में लिखा रहता है। मतलब कि एक उस केस का डिटेल रहता है, ठीक है? एक डिटेल बनाया जाता है उस केस के बारे में, उसमें जो भी एविडेंस ये सब रहते हैं तो। फिर उसको जो है भेज दिया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। नाउ ये भी आपके लिए मेबी नया होगा क्योंकि देखो, हम लोग जो है अभी तक पढ़ते क्या हैं, तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि सबसे लोअर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उससे हाई लेवल पे जो होता है आपका मतलब जो स्टेट लेवल पे होता है वो होता है आपका हाई कोर्ट। देन जो सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है? जिसका सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। देन हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है। बट ये जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है इसके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बता दूँ कि जो लोअर लेवल पे मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, इसी के बाद एक और इसी में इसी लेवल पे एक और कोर्ट होता है जो कि होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट हो, ठीक है? अब देखो आखिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंतर क्या है? तो देखो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है ना, इसके अंदर छोटे-मोटे केस आते हैं, जो भी छोटे-मोटे केस होते हैं। लेकिन वही यहाँ पर जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इसमें थोड़े से बड़े हो गए, कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, इसके अंदर जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जो आईएएस होते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के जो भी आईएएस हुए, वह इसमें जजमेंट करते हैं। तो इसलिए इसको मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया। देन इसके अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इसके अंदर एक अलग ही जज होते हैं। तो सिंपली मैं कहूँ तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में बहुत छोटे-मोटे जो भी केस है उसको सॉल्व किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उससे थोड़े बड़े लेवल के जो केस है उसको सॉल्व किया जाता है। सेकंड ये हो गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डीएम कहूँ या फिर मैं आईएएस कहूँ वो उसमें हेड रहते हैं और वह जो है जजमेंट लेते हैं। लेकिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया उसमें एक अलग ही जज होते हैं, ठीक है? और तो आप समझ गए कि ये छोटे-मोटे केस के लिए होता है और इसके अंदर मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो इसमें हेड रहते हैं। तो ये जो है केस का जो बारे में मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया जाता है। वहाँ पे जिससे उन्हें ही पता चले कि आखिर केस में है क्या, क्या प्रॉब्लम है, सब चीज़ के बारे में पता चले।
फिर ये जो चार्ज शीट होता है, इसका जो कॉपी आप कह सकते हो, ये दोनों लोग को दे दिया जाता है। मतलब मिस्टर सिंधे और शांति को, मतलब जिसने आरोप लगाया है और जिस पे लगा है उन दोनों को, ताकि दोनों को ये पता चल सके कि जो केस है, उस जो भी चार्जशीट में लिखा गया है वो क्या चीज़ है, ताकि ऐसा ना कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। हो सकता है कि किसी के फेवर में लिखा गया हो, इसलिए ये सब चीज़, ताकि दोनों को ये पता चल सके कि चार्जशीट में क्या है, दोनों को हक है ये चीज़ जानने का। देन क्या है कि शांति जब कोर्ट में जाती है तो यहाँ पर ये बोलती है कि मेरे पास कोई भी लॉयर नहीं है जो कि मुझे डिफेंड करे, मतलब जो मेरे तरफ से लड़े। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं, यह एक लॉयर जो रहती है, एडवोकेट यहाँ पर लिखा है, जो कि है कमला रॉय, ठीक है, जो को मतलब हायर करते हैं और शांति की डिफेंस लॉयर के तौर पे वह जो है लड़ती है, और इसको जो है पूरा एक्सपेंस जो है यहाँ पर गवर्नमेंट देती है। तो देखो यहाँ पर सिंपली इसी के बारे में आर्टिकल 22 में बताया गया है कि ये सभी लोग का फंडामेंटल राइट है कि वह जो है डिफेंड किए जा सके एक लॉयर के द्वारा। यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति गरीब है या फिर किसी और कारण के वजह से जो है वह लॉयर को हायर नहीं कर पा रहा है अपने आप को डिफेंड करने पे, तो यहाँ पर यह हक रहता है उस स्टेट का या फिर उस जगह का जो भी गवर्नमेंट है उसका, कि वह जो है एक लॉयर को हायर करके दे, ताकि वह जो उस व्यक्ति को डिफेंड कर पाए। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ताकि सभी लोग को जो है मौका मिल सके अपने बचाव के लिए, अपने बात को रखने के लिए। इसके बारे में मैं आपको आगे थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है? सो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, एक टॉपिक है यहाँ पर आ रहा आगे, उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा इसको और अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है कि जो कमला रॉय है, इसको मतलब जो शांति है उसके तरफ से, मतलब कि शांति को डिफेंड करने में अब ये लगी रहती है, एक डिफेंस लॉयर रहती हैं ये। तो यहाँ पे ये शांति का पूरा जाके पूछती है कि अच्छा क्या-क्या हुआ था, ये सब बताओ, ये पूरा बता देती है। अगले दिन जो है कोर्ट में जो है मिसेस सिंधे जो हो गए और मिस्टर सिंधे जो हो गए, ठीक है, उन लोग को भी बुलाया जाता है, सबको यहाँ पे मतलब रहता है। देन जो प्रोसिक्यूटर रहता है, ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हो गया। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ, चलो। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, जिसको मैं पीपी लिखता हूँ यहाँ पर, और जो डिफेंस लॉयर है, इसके बारे में बता दूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हो गया, यह किसकी तरफ से लड़ता है, तो जिस आदमी ने केस किया है, और डिफेंस लॉयर किसकी तरफ से लड़ता है, जिस आदमी पे केस हुआ है। मतलब ये दोनों अपने बात को साबित करने में लगे रहते हैं। ये जो है यह साबित करने में लगते हैं कि जिस आदमी पे केस किया गया है वही दोषी है, और डिफेंस लॉयर उस आदमी के बचाव में लगा रहता है। देन सेकेंड टॉपिक, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जिस आदमी ने केस किया उसकी तरफ से, और ये जिस आदमी पे केस हुआ है उसकी तरफ से लड़ते हैं। सेकंड यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब जो आदमी केस कर रहा है ना, उसने एफआईआर फाइल करवाया, उसके बाद उसको लॉयर ढूंढने की जरूरत नहीं है जो उसकी तरफ से लड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हायर करती है। तो एक चीज़ हो गया कि मान लो कि मेरा बाइक चोरी हो गया, मैं जाके केस करता हूँ कि मेरा बाइक चोरी हो गया, तो यहाँ पर अब जो है मुझे अपने लिए लॉयर नहीं ढूंढना पड़ेगा जो मेरे केस को लड़े। जैसे कि रोहन ने मानो मेरे बाइक को चोरी कर लिया, अब यहाँ पे मुझे कोई लॉयर को ढूंढने की जरूरत नहीं है जो कि मेरी तरफ से लड़े और रोहन को जो है चोर साबित करे, ठीक है, मतलब उसको दोषी साबित करे। तो यहाँ पर जो है मुझे लॉयर की जरूरत नहीं है, मैंने केस फाइल कर दिया, अब यहाँ पर गवर्नमेंट मुझे लॉयर देती है। लेकिन डिफेंस में क्या होता है, जिस आदमी पे लगा रहता है चोरी का इल्ज़ाम या फिर किसी भी क्राइम का इल्ज़ाम या फिर वो, ठीक है, तो यहाँ पर उस आदमी को अपने लिए जो है एक डिफेंस लॉयर ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर उसको ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन अगर उसको मान लो कि वो उसके पास पैसे नहीं है डिफेंस लॉयर को देने के लिए या फिर किसी और वजह से, तो यहाँ पर इसको गवर्नमेंट जो है लॉयर दिलाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तो ढूंढना भी नहीं है आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, लेकिन यहाँ पर ढूंढना पड़ता है, लेकिन अगर आप असक्षम हैं तब वहाँ पर गवर्नमेंट आपको दिलाती है। तो यही बात है इस दोनों में डिफरेंस। तो अब देखो यहाँ पर जो एडवोकेट कमला रॉय रहती हैं, ये पूरा डिटेल जानने के बाद जो है अगले दिन जब कोर्ट में जब सुनवाई होती है, तो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं वो बोलते हैं कि देखिए इस जो शांति है इसके पास से 10,000 रुपये जो है बरामद हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि इसने जो है गोल्ड चेन को बेच करके इतने रुपये जो है इकट्ठा किए थे। तभी यहाँ पर जो कमला रॉय रहती हैं जो कि शांति की तरफ से रहती है, मीन शांति को डिफेंड कर रही होती हैं, वह बोलती हैं कि आप कैसे कह सकती हो कि उसने जो है उस रुपये को गोल्ड चेन को बेच करके ही जो है प्राप्त किए हैं। हो सकता है कि उसने जो कह रही है कि उसने जमा किए हैं अपने सेव कर करके, जैसे अपने कड़ी मेहनत की जो भी कमाई है उसको, वो भी हो सकता है। तो बात तो सच रहता है, यहाँ पे जो जज रहते हैं वो बोलते हैं हाँ दोनों केस हो सकता है। तो बोलते हैं कि और एविडेंस जो है लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर जो है अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वह बुलाते हैं इसको मिसेस सिंधु को, बोलते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ। तो मिसेस सिंधु पूरा एक्सप्लेन करती हैं कि शादी में जाने वाली थी, नहीं मिलता उनको, ब्ला ब्ला पूरा चीज़। तो यहाँ पर ठीक है,
ये पूरा एक्सप्लेन कर देती है। नाउ यहाँ पर जो कमला रॉय रहती है, वह फिर मिसेस शिंदे से क्रॉस एग्ज़ामिन करती है, मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन आप कह सकते हो कि उनसे पूछती हैं कि अच्छा आप कह रही हैं कि आपने जो है आपने देखा नहीं है, ठीक है, शांति को चोरी करते हुए, लेकिन आपको शक है कि उसने चोरी किया क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं था। तब ये कहती हैं कि शांति आपके घर में 3 साल से काम कर रही है, तब उसने कभी चोरी नहीं की है। इवन आप उसको पैसे भी दे रही हैं, मतलब आपको ट्रस्ट है उसने कभी चोरी नहीं की है, तभी तो आप उसको 3 साल से अपने साथ रहने दिए हैं, वरना अगर वो चोरी कर रही होती तो आप कभी भी उसको निकाल दी होती। तो अचानक से आप ऐसा क्यों कह सकती हैं कि उसी ने चोरी किया है? तो ये भी क्वेश्चन बन रहा था कि भाई हाँ, सही बात है कि उसके पास प्रूफ़ नहीं है कि उस इस मिसेस सिंधे ने देखा भी नहीं है शांति को चोरी करते हुए, तो ये भी प्रूफ़ नहीं हुआ। तब जो है क्या है, तो टाइम इनको दिया जाता है कि ठीक है, अपने बात को साबित करने के लिए, क्योंकि दोनों रीज़न हो सकता है, शांति चोरी कर भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि कोई प्रूफ़ नहीं है। तो यहाँ पे जो पूरा केस रहता है, ये ख़त्म होने कगार पर आ चुका रहता है। इसी बीच में सुशील को यह पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर शर्मा हैं, उन्होंने एक गैंग को पकड़ा है जिसमें नौजवान लोग हैं और वो लोग जो है ज्वेलरी ये सब चुराते हैं। उनके पास से जो है एक गोल्ड चेन भी मिला है, जिसको दिखाते हुए जो है मिसेस शिंदे से पूछा गया था कि क्या ये आपका है? तो वो कह ही रही थी कि हाँ, ये मतलब मेरा है। तो इस तरीके से ये जब बात पूरा पता चलता है सुशील को, तो वह जो है एडवोकेट रॉय के पास जाके ये सब बताता है। तो यहाँ पर एडवोकेट रॉय जो है, यह उसको विटनेस में से गवाह के तौर पर जो है अब पेश करती है कोर्ट में। कोर्ट में ये सब बताया जाता है, वो बोलते हैं कि आखिर बताइए क्या-क्या हुआ था? इंस्पेक्टर शर्मा से बोलती हैं। वो सब बताते हैं कि उन्होंने एक गैंग को पकड़ा था जो कि चोरी किया करते हैं, उनके पास से गोल्ड चेन मिला और मिसेस शिंदे कह रहे हैं कि ये उन्हीं का है। तो इससे एक चीज़ तो साबित हो गया कि शांति ने चोरी नहीं की है। तो यहाँ पर अब जो है जज ये सब सुनने के बाद, ठीक है, जितने भी एविडेंस रहते हैं सब को देखने के बाद जो है वो ये मतलब डिसाइड करते हैं कि जो शांति है वह चोर नहीं है, उस पे जो भी आरोप लगे थे वो सब गलत है। इसलिए उसको जो है नहीं होते हैं कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये मतलब बोलते हैं कि जो भी 10,000 रुपए शांति के जो हैं मतलब सील किए गए हैं, उसको भी रिलीज़ कर देने के लिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा आपका केस है ये ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हो कि शांति पे शक किया गया था, बट ज़रूरी नहीं है कि शक ही का मतलब कि वो व्यक्ति सच में चोर हो। तो इसलिए जो है सभी को मौका मिलता है, अगर किसी पे शक किया गया है या जिस ठीक है ना, या जिसने क्राइम किया, उन सबको मौका दिया जाता है कि वो जो है अपना बात जो है उसको आगे रख पाएँ। तो यही जो है एक फेयर ट्रायल है, ठीक है? जो कि यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पर हमने मेनली देखा है पुलिस हो गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। तो देखो जो पुलिस हो गए उनका काम रहता है कि वह जो है इन्वेस्टिगेट करें, इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करें और उसके बाद एविडेंस निकालें। देन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनका काम रहता है कि जिस व्यक्ति ने केस किया है उसकी तरफ से लड़ना, ठीक है, और जो भी एविडेंस ये सब होगा इन सबको शो करना जज के पास। डिफेंस लॉयर का काम रहता है कि जिस व्यक्ति पे केस हुआ है उसको डिफेंस देना, मतलब डिफेंड करना। तो यहाँ पर ये जो है उसके तरफ से जो है एविडेंस सब इकट्ठा करके देते हैं जज को। एंड जज का काम रहता है कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, इन सबके द्वारा जो भी एविडेंस दिया गया है, इन सब चीज़ को देखते हुए सबको मतलब एकदम अच्छे से जानकर जो है डिसीज़न लेना, ठीक है ना? तो यहाँ पर डिसीज़न लेने का काम किसका रहता है? तो जज का। तो हमने इसको एकदम अच्छे से जान लिया है। इवन चलो आगे थोड़ा-सा और जान लेते हैं इनके बारे में। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। तो देखो मेनली हमने इसको देख लिया, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा और बताया गया है। तो हमने जैसा देखा है कि पुलिस का क्या काम रहता है, तो इन्वेस्टिगेट करना, इंटरोगेट करना, मतलब पूछताछ करना और एविडेंस निकालना। जैसे कि कोई गवाह हो गए, जैसे किसी जगह पर अगर चोरी हुई है तो वहाँ पे जो भी लोग आस-पास में मौजूद थे, उनसे पूछना, किसी ने देखा हो, कुछ सुना हो तो इस बारे में, ठीक है? इसी तरह करके अलग-अलग एविडेंस को इकट्ठा करना जिससे कि हमें केस के बारे में डिटेल में पता चल सके। उसके बाद क्या है कि ये लोग अपना एक ओपिनियन देखते हैं कि हाँ, ये जो केस है ये इस व्यक्ति से रिलेटेड है। मतलब कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरे नौकर ने चोरी की है। तो वो लोग एविडेंस निकालेंगे और देखेंगे कि हाँ, हो सकता है कि इसके नौकर ने चोरी की हो, तब वो उसे अरेस्ट करेंगे। अब सोच लो कोई डायरेक्ट बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने चोरी किया जो अभी लंदन में है। मतलब चोरी 10 मिनट पहले हुई है और व्यक्ति लंदन में है। तो भाई ये तो सेंस नहीं बन रहा है। मतलब उससे रिलेटेबल होना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति कर सकता है, एविडेंस भी वैसा मिलना चाहिए। जैसे शांति के ऊपर हुआ, क्योंकि शांति उस घर में रहती थी तो हो सकता था कि वही चोरी कर ले। तो ये एक तरीके से बनता है। इसलिए जब ऐसा लगता है, थोड़ा-सा मिलता है एविडेंस में भी कि हाँ, ये व्यक्ति कर सकता है ऐसा काम, तब हम लोग चार्जशीट जो है, हम लोग नहीं मतलब पुलिस जो है, ये लोग चार्जशीट बनाते हैं और कोर्ट में देते हैं। देन जो है यहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी रखे हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है, फिर डिटेंशन बोला जाता है। डिटेंशन मतलब कि इल्लीगल कस्टडी, गैर कानूनी ढंग से जो है हिरासत में उसको रखना। तो इसके ऊपर भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उसके बाद आपका हो गया इंटरोगेशन, मतलब आपको पूछताछ जो है किस ढंग से करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो सुशील था, शांति का भाई, उसको इन्होंने
मतलब शक के आधार पे ये जो है उसको अरेस्ट तो कर सकते थे, बट यहाँ पर इन्होंने उसको फ़ोर्सफुली अरेस्ट किया, साथ में मारा भी और ज़बरदस्ती कन्फेस कराना चाहा, तो ये गलत है। सो इसी को लेकर के जो है यहाँ पे कुछ नियम कानून जो है बनाया गया है। तो देखो यहाँ कहा गया है कि पुलिस जो है किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, मार नहीं सकती और शूट नहीं कर सकती। शूट मतलब वैसे मेनली गोली मारना होता है और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान। और यहाँ पर जो है ये किसी तरीके का पनिशमेंट उनको नहीं दे सकती है। मतलब जो करना है एक सही ढंग से करना है, लोगों को पनिश ये नहीं कर सकती, एविडेंस जो मिल रहा है उसको लेना है। और इसके रिलेटेड जो है नीचे कुछ और जैसे यहाँ पर आपको दिए गए, इसको मैं शो कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 22 है यही बताता है कि लोगों को जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति को जो है अरेस्ट अगर किया जाता है तो उसको ये पता चलना चाहिए कि आखिर उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे ही पुलिस जाके किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको पूरा पता चलना चाहिए उस व्यक्ति को कि आखिर उसने गलती क्या की है। देन सेकंड है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसको 24 घंटा के अंदर जो है, मीन्स अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है प्रेजेंट करना पड़ता है, मीन्स उनके पास ले जाना रहता है। तीसरा है कि इलीगल उस टॉर्चर हो गया या फिर उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि उसको मारा नहीं जा सकता है, उसको कस्टडी में, ठीक है, उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, मतलब सही ढंग से जो भी काम करना है कोई भी फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। देन फोर्थ हो गया इसका कि कन्फेशन कराएंगे, जैसे हमने अभी देखा था कि उसको कन्फेस कराना मतलब कराया जा रहा था कि तुम मानो कि तुमने नहीं किया, ये स्वीकार करो। तो ये भी एकदम गलत है। अगर मान लेते हैं पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है, उसको वो बहुत मारती है और वो व्यक्ति स्वीकार कर भी लेता है कि उसने ये क्राइम किया है, तो इसको नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्या पता वो जो स्वीकार किया है वो किस वजह से किया है, पुलिस ने उसको ज़्यादा मार दिया होगा, हद से ज़्यादा मारने के बाद वो डर कर ही स्वीकार कर लिया हो। सो इस चीज़ को लेकर जो है बोला गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई ये मान भी लेता है ना, कन्फेस कर भी लेता है, तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक अलग सा नियम बनाया गया है। देन इसके बाद कहा कि अगर कोई लड़का जो है जो कि 15 साल का है और या फिर उससे कम उम्र का है, या फिर कोई भी औरत जो है उसको पुलिस स्टेशन में सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए, पूछताछ के लिए जो है नहीं बुलाया जा सकता। तो ये जो है लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सो इसको याद कर लेना, वैसे बहुत बेसिक से हैं ये। देन इसके नीचे भी कुछ बताया गया है, इसको भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इसने कुछ और भी जैसे नियम कानून जो है ये बनाए हैं, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं डी के बसु गाइडलाइंस। सो यहाँ पर देखो पहला क्या है कि अगर कोई पुलिस कहीं जा रही है पूछताछ करने के लिए, तो वहाँ पर जो है पुलिस को एक सही तरीके से पूरा मतलब वेल ड्रेसअप होके जाना होगा, जैसे कि सही कपड़े सही से पहनने होंगे, उसको अपना बैज लगाना पड़ेगा, ठीक है, नाम का बैज हो गया, फिर उसका जो भी रैंकिंग है वो वाला उसको वहाँ पे बैज टैग लगाना पड़ेगा जब भी वो कहीं जा रही है पूछताछ करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिफॉर्म पहन के जा सकता है, उसको एकदम वेल ड्रेस होके जाना होगा। देन सेकंड है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर एक मेमो बनाना पड़ेगा अरेस्ट के वक्त कि उस व्यक्ति को किस दिन किस वक्त अरेस्ट किया जा रहा है। तो जब शांति को अरेस्ट किया गया होगा तो उसके लिए भी एक मेमो बना होगा कि शांति को जो है इस वक्त में अरेस्ट किया जा रहा है, तारीख, डेट, डे, ये सब लिख कर। इसके साथ ही साथ अरेस्ट करते वक्त जो है जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसका साइन होना चाहिए उसके ऊपर। और इसके साथ कम से कम एक विटनेस मीन्स एक गवाह का साइन होना चाहिए, जैसे कि उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर हो गए। सो आप देख सकते हो कि फैमिली मेंबर जो हो गए उनका भी कम से कम एक फैमिली मेंबर का साइन होना चाहिए। इसके बाद क्या देखो यहाँ पर भी कुछ है कि जैसे मानो किसी को अरेस्ट किया गया, उसके फैमिली मेंबर नहीं हुए, उसके आसपास में कोई नहीं है, तब जो है वहाँ पर मतलब फैमिली मेंबर का साइन नहीं रहता है, ठीक है, तब उस फैमिली मेंबर को जो है या फिर फ्रेंड्स ये सब हो गए उनको 8 से 12 घंटे के अंदर जो है ये बताया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अकेला कहीं रहता है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर तो उसके फैमिली मेंबर ये सब नहीं हुए। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस रहती है वह उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर को जो है 8 से 12 घंटे के अंदर जो है ये इन्फॉर्म कर देती है कि इनको अरेस्ट किया गया है, मतलब ये पूरा नियम में है। देन दूसरा है कि अगर फैमिली मेम्बर नहीं हुए तो उसके जो वेल विशर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो यही बात है यहाँ पर। और अब जब व्यक्ति से मतलब इंटरोगेट किया जाता है, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के पास भी ये राइट है कि वो भी अपने फैमिली मेम्बर इन सबको इन्फॉर्म कर सके कि वो किस तरीके से है। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ राइट्स दिए गए हैं। पहला में क्या था कि वेल ड्रेसअप, सेकंड में क्या था कि जिसको पकड़ा गया उसका साइन, कब पकड़ा गया है, डेट उट, उसके बाद जो आपका कोई फैमिली मेम्बर का साइन होना चाहिए, अगर वो लोग नहीं है तो उनको इन्फॉर्म करना होगा 8 से 12 घंटे के अंदर। और जो इस व्यक्ति के पास ये राइट है कि ये इन्फॉर्म कर सके कि इसके साथ कैसे मतलब पूरा वेल विशेस इन सबको इन्फॉर्म किया जा सके, कैसे इसको रखा जा रहा है, ये सब etc। तो ये था पूरा आपका सुप्रीम का कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस। अब इसी के साथ साथ हम लोग जो है एफआईआर मीन्स जो कि है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। वैसे मैंने बहुत बेसिक आपको बता दिया था, बट यहाँ पे कुछ और टर्म्स है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी एफआईआर दर्ज हो जाता है पुलिस स्टेशन में, तब जो है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन उसके बाद से शुरू हो जाता है। जैसे किसी का बाइक चोरी हुआ, उसने एफआईआर लिखवाया, तो उसके एफआईआर लिखवाने के बाद जो है
इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस स्टार्ट कर देती है। इसके बाद देखो कहा गया है कि द लॉ स्टेट दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर व्हेन एवर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखो ये चीज़ ध्यान रखो, ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो। देखो आप मैंने जैसे आपको बताया था अपराध के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, 2,000 रुपये चुराता है और वही दूसरा व्यक्ति को ये किसी को मार देता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्राइम लेवल में कि 2,000 वाले को थोड़ा कम सज़ा मिलेगा, बट वही जो जिसने मारा उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऐसे ऑफेंस समझ लो जो कि थोड़े बड़े ऑफेंस होते हैं, मतलब कुछ बड़े अपराध होते हैं, जैसे कि चोरी करना, किसी को मारना, ठीक है। तो ये सब जो हो गए थोड़े बड़े अपराध होते हैं। बट वही जो कुछ छोटे अपराध होते हैं, जैसे कि आपका हो गया किसी ने किसी को गाली दे दिया, मान लो किसी ने किसी को गाली दे दिया, उसको कुछ ज़्यादा ही हॉट हो गया, वो जाके सीधे बोल रहा है पुलिस स्टेशन में, बोल रहा है कि मुझे इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर लिखवाना है। तो भाई इस पे पुलिस के पास जो है मतलब पूरा राइट है कि वो उस छोटे से चीज़ पे चाहे तो एफआईआर लिखेगी या नहीं लिखेगी। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है एक ऐसा ऑफेंस जो थोड़ा बड़ा अपराध हो, जिसके अंदर जो है पुलिस जाकर किसी को जिसके ऊपर शक होता है उसको अरेस्ट कर सकती है। बट इसी के अपोजिट में आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मीन्स ऐसे अपराध जो कि छोटे अपराध होते हैं, और अगर उनका आप रिपोर्ट करने जाते हैं पुलिस में, मतलब बोलते हो पुलिस को कि एफआईआर लिखने के लिए, तो पुलिस के मन पर है, अगर वो चाहे तो लिखेगी, नहीं तो नहीं लिखेगी, कोई फोर्स नहीं है पुलिस पे। सेकंड ये कि अगर मान लो पुलिस नहीं लिखती है एफआईआर, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं यार मुझे उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे गाली दिया, मुझे उस पर शक है कि वो मेरे साथ कुछ और बुरा कर सकता है, तब जो है आप अगर एफआईआर लिखवाने जा रहे हो, नहीं लिखते हैं पुलिस, तब आपको कहाँ जाना होगा? मजिस्ट्रेट के पास। वहाँ पर जाने के बाद उनको पूरी बात बताना होगा। मजिस्ट्रेट अगर ऐसा समझते हैं कि हाँ कुछ गलत हो सकता है, तब वहाँ पर जो है वो आपका एक कंप्लेंट लिख लेंगे। देखो यहाँ पर एफआईआर नहीं, कंप्लेंट लिखा जा रहा है। कंप्लेंट लिखने के बाद जो है मतलब वो पूरा और अच्छे से देखते हैं, उनको गलत लगता है, तब जाके वो जो है कोर्ट से ऑर्डर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अरेस्ट। अरेस्ट करने का ऑर्डर एक रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब वो ऑर्डर मिलेगा तभी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। तो सिंपली देखा जाए तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इतना ही अंतर है कि ये थोड़ा बड़ा अपराध होता है, ये थोड़ा छोटा सा, मतलब जो कि बहुत छोटा एकदम। कॉग्निजेबल में होता है कि किसी पे शक हुआ उसको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अपराध थोड़ा बड़ा होता है। नॉन कॉग्निजेबल में हुआ कि आपको कोर्ट से जाकर जो है अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है। इसके बाद इसमें हो गया कि एफआईआर लिखा जाता है, इसमें ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर लिखा जाए ना लिखा जाए। इसमें हो गया कि एफआईआर लिखने के बाद जो है ये थोड़ा मतलब एक सीरियस केस होता है वैसे। देन इसमें क्या होगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट लिखा आता है। सो आप समझ गए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो ये बोला जाए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसका एफआईआर लिखना रहता है, मतलब थोड़ा बड़ा अपराध। सिंपल में आप इतना समझ जाओ। जिसमें कि अब इसके आगे बोला गया है कि यही एफआईआर में मेनली रहता है डेट, टाइम हो गया, प्लेस, जैसे कि मैंने बताया डिटेल उन सब के बारे में, ठीक है। तो यही होता है पूरा आपका इस एफआईआर में। देन यहाँ पर कहा गया है दिस इज प्रिस्क्राइब फ्रॉम द पुलिस रजिस्टर एफआईआर, इट इज साइंड बाय द कंप्लेनेंट, मतलब जो आदमी कंप्लेन करता है उसका भी साइन चाहिए, जिस पे हुआ है उसके बारे में डिटेल ये सब चाहिए रहता है। और एफआईआर मतलब पूरा मतलब हो जाता है, लिखवा लिया जाता है, तब उसके बाद जो है उसका कॉपी दोनों व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे कि चार्जशीट का कॉपी दिया गया था, ठीक है, मतलब जिससे फेयर हो, जिससे पता चले कि भाई आरोप क्या लगा है और क्या क्या चीज़ है, जैसे कि किसी को लगे ना कि यार मुझे पता नहीं कि ऐसा क्या हो रहा है, देन सबको अधिकार है जानने का। तो ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले पॉइंट पर। सो यहाँ पे आपका टॉपिक आता है कि आखिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया और डिफेंस लॉयर हो गया, इसके बारे में और इनका डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया है, सो कन्फ्यूज़ मत होना। तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में फिर से बता दूं कि यह जो है जिस आदमी के साथ गलत हुआ रहता है या फिर जो केस फाइल किए रहते हैं उनके तरफ से लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में बताया जा रहा है कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ध्यान देना क्रिमिनल ऑफेंस, हमने क्रिमिनल लॉ पहले पढ़ा है, जिसके अंदर हमने देखा था कोई भी ऐसा ऑफेंस जैसे कि मतलब ये हो गया आपका चोरी का, ठीक है, थेफ्ट हो गया, मारने का हो गया, ठीक है, फिर डावरी को लेकर भी था कुछ। तो ये जो होगा ना इसको हम लोग क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं। तो क्रिमिनल ऑफेंस जो हो गया इसको थोड़ा बड़ा अपराध कहते हैं। तो जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उस समय अगर कोई आदमी जाता है उसका रिपोर्ट लिखवाने, तो वहाँ पे एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाती है, क्योंकि ये थोड़े बड़े अपराध है, मीन्स कॉन्जिबल ऑफेंस है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि सुधा को जो है जला के मार दिया गया था, इसलिए उसके फैमिली मीन्स लक्ष्मण कुमार एंड इस फैमिली जो हो गया उसके ऊपर लगा था केस। तो वहाँ पर जो है हमने देखा था कि सुधा वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर नहीं था, बल्कि वहाँ पर स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स था।
तो अब आप लोग सोचोगे कि आखिर स्टेट क्यों? तो यहाँ पर जो स्टेट है ना, ये आपका गवर्नमेंट को जो है दर्शा रही है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में कहा कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, देखो डाउरी डेथ भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तब उसको पब्लिक रॉन्ग माना जाता है, मीन्स पूरे समाज के लिए रॉन्ग माना जाता है, मतलब कि जितने भी लोग हैं उन सबके लिए गलत माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेट बोला गया है, स्टेट एक गवर्नमेंट को बता रहा है। तो यहाँ पर जो कह सकते हो कि पब्लिक रॉन्ग है, मीन्स सारे लोगों के नज़रिए से एक तरह से रॉन्ग है ये भी। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट का मतलब सिंपली हो गया कि गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट जो है ये किसको दर्शा रहा है, तो पूरे पब्लिक को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर स्टेट वर्सेस जिस आदमी के ऊपर आरोप लगा रहता है उसका नाम होता है। ठीक है, तो आप समझ गए इस चीज़ को। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे चोरी का हुआ था, ठीक है ना? मीन्स मिसेस सिंधे जो थी उन्होंने शांति पे लगाया था कि शांति ने चोरी की है। तो यहाँ पर मिसेस सिंधे वर्सेस शांति नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आपका स्टेट वर्सेस शांति हुआ था, क्योंकि यहाँ पर देखो चोरी भी एक पब्लिक रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर स्टेट हुआ, मीन्स जो एक गवर्नमेंट हो गया जो पूरे पब्लिक को दर्शा रहा है। सो ये आपने समझ लिया कि गवर्नमेंट किसे दर्शा रहा है, तो पब्लिक को। देन एक चीज़ और कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं की है, किसी भी गवर्नमेंट की बात की है, कोई भी सरकार, ठीक है ना? सो ये भी ध्यान देना, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि बुक में भी क्या मैंने ट्राई किया था देखने का और जगह से भी, तो वहाँ पर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं बताया गया था, या कि स्टेट, सेंट्रल, कोई भी, ठीक है? सो यहाँ पर हो सकता है किसी भी, एनी गवर्नमेंट यहाँ पे कह सकते हो आप। तो आपने इसको समझ लिया कि आखिर स्टेट वर्सेस क्यों होता है। ना यहाँ पे कहा गया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क होता है उसको सही ढंग से करना है, मीन्स वहाँ पे पार्सल उसको नहीं होना है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने काम को छोड़ के किसी को और का फेवर कर रहा है, वहाँ पर जो उसका काम है उसको वही करना है। मीन्स उसका काम क्या है कि जिस आदमी ने आरोप लगाया, जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, उसके साथ रहना, और उसके साथ में जो है एविडेंस निकालना, मतलब कि उसके बिहाफ में, ऐसा नहीं किसी और के बिहाफ में वर्क करने लग जाना। मीन्स सही ढंग से इसको अपना काम करना है। सेम लॉ आपका आता है डिफेंस पे भी, मीन्स डिफेंस लॉयर पे भी, कि उनको भी अपना काम सही से करना है, मीन्स कोई पार्सल नहीं होना है, ऐसा नहीं कि अनफेयर कहीं करें। तो आपने इसको देख लिया। तो अब इसके बाद कहा गया है कि जब भी कोई एविडेंस निकाला जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन उसमें जो है लॉयर का कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो सब काम कौन करते हैं, पुलिस करते हैं। यहाँ पे इनको रहता है कि बस अपना गुत्थी सुलझाना रहता है, थोड़ा दिमाग लगाना रहता है, उसको पेश करना रहता है जज के सामने, और जज उसके बाद डिसाइड करते हैं उस केस को लेकर के आखिर मतलब क्या करना है, मतलब कोई भी अपना नियम वो अपना लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर जज का क्या रोल होता है। तो सिंपल सा बात है, जजमेंट जो है वो जज करते हैं, और ये भी जो है पार्शियल नहीं होते हैं, मतलब ये भी अपना काम सही ढंग से करते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट में अंपायर होते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर भी जज होते हैं, मीन्स वो सब चीज़ को देखते हुए जो सही रहता है वही डिसीजन लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो यार, जो भी कोई काम कर रहा है ना, उसको अपना काम सही ढंग से करना है, ये पहले ही से बता दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई पार्शियल हो, क्योंकि भाई ये लॉ है यार, लॉ को नहीं तोड़ना है यहाँ पर। जज भी रहते हैं वो भी पार्शियल नहीं होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर सबको फेयर ट्रायल दिया जा रहा है, मतलब कि सबको अपने बात रखने का मौका दिया जा रहा है, जिससे केस को और सही ढंग से समझा जा सके। और उसके बाद अगर कोई आदमी इनोसेंट रहता है तो उसको जो है रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है उसके बाद। और यहाँ पर जो जज होते हैं, अगर देखते हैं किसी आदमी ने गलती किया है तो उसका गलती किस तरह का है, लॉ में कैसी सज़ा उसको मिलनी है, वो सब देखते हुए, ऐसा नहीं कि अपने मन से भी कोई सज़ा नहीं देते हैं, वो देखते हुए जो है उसके बाद वो किसी को सज़ा देते हैं। तो इनका काम एक तरीके से समझने वाला रहता है, थोड़ा-सा हार्ड भी काम हो गया भाई, समझना अच्छे से सबकी सभी चीज़ को, एंड देन बाद में डिसाइड करना। सो हाँ, ये था जज का काम। नाउ इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर फेयर ट्रायल क्या होता है। देखो मैंने फेयर ट्रायल के बारे में एकदम शुरुआत में ही बहुत बता दिया था, फिर भी यहाँ पे कह देता हूँ। फेयर ट्रायल में देखो, अगर मान लेते कि ऐसा ऐसा सिचुएशन होता जिसमें कि शांति के ऊपर जो है केस हुआ था, तो शांति को मान लेते हैं कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ वो नहीं दिखाया जाता, या दूसरा केस ले लेते हैं कि जो चार्जशीट बना उसका एक कॉपी नहीं दिया जाता। तो सीधी सी बात है, शांति को पता ही नहीं चलता कि आखिर उस केस में क्या जा रहा है, मतलब हो सकता है कि कुछ और गलत गलत भी जो है शांति के बारे में लिख दिया गया हो। सो दोनों को इसीलिए जो है दिया जा रहा था कॉपीज़ की, उनका जो भी मतलब केस था उस पे। इसके बाद हमने देखा था कि शांति जो है उसको लॉयर दिया गया, उसके पास अफ़ोर्ड करने मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो इक्वालिटी किया गया। ऐसा नहीं कि उसके पास लॉयर नहीं है तो उसको सीधे बोले कि नहीं तब तुम दोषी हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सबको इक्वालिटी दिया गया और बात रखने का मौका दिया गया। उसके बाद जो है इनको आर्टिकल 21 के तहत ये कहा जाता है, देखो ये बहुत मेन है आर्टिकल 21। तो इसमें यह कहा गया है कि देखो, हमें राइट टू लाइफ दिया गया, मतलब जीने का अधिकार, लेकिन ये तब छीना जा सकता है, ठीक है, जैसे हमें जीने का आज़ादी का अधिकार है, लेकिन ये तब छीना जा सकता है जब कोई वैसा रीजनेबल चीज़ हो,
जैसे कि कोई क्राइम करता है, बहुत बड़ा क्राइम करता है, तो वहाँ पे हो सकता है कि उसका जो लिबर्टी, जो उसका आज़ादी है वो छीना जा सके, उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाए। या फिर हो सकता है कि उसकी लाइफ़ छीनी जा सके, जैसा हम लोग देखते हैं फांसी ये सब होता है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें जीने का अधिकार है, बट अगर कुछ ऐसा काम करता है कोई व्यक्ति, ठीक है, जो कि गलत है और लॉ के अनुसार रीज़नेबल ढंग से जो है, उसको जो है मतलब उसका ये चीज़ छीना जा सकता है। तो हमने वैसे राइट टू लाइफ़ के बारे में इसके पिछले या किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो आप समझ गए, हमें जीने का अधिकार है, बट कुछ ऐसा नहीं कि कोई भी गलती कर देगा फिर भी उसको दिया जाएगा। हो सकता है किसी कंडीशन पे छीना भी जा सके, जैसे कोई क्राइम बड़ा कोई करता है तो। सो यहाँ पर ये बता दिया गया। ना इसके आगे कहा गया है कि देखो, जैसे मैंने जज के बारे में बताया था कि जज का काम होता है जजमेंट करना। तो यहाँ पर वो देखते हैं एविडेंस को देख कर ही, सब कुछ समझने के बाद ही वो जो है डिसाइड कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे फर्स्ट में बताया गया है। सेकंड में बताया गया है कि सबको फेयर ट्रायल दिया जाता है, जो कि मैं अब उतना देर से बात कर रहा हूँ। थर्ड में क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि जो भी आदमी जिस काम को कर रहा है उसको अपने सही ढंग से करना है। ठीक है? ये थर्ड में हो गया। मतलब किसी को भी कुछ गलत नहीं करना है, सबको सही ढंग से फेयर वे में कोई भी काम को करना है। सो इसके बाद का टॉपिक आपका पूरा इक्वलिटी पे है। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, तब भी जो है उसको इक्वल ट्रीट करना है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कास्ट ये सब देखकर आप उसको अनइक्वली ट्रीट करोगे। ठीक है? तो ये चीज़ तो वैसे हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इक्वलिटी ट्रीट करने का, राइट टू इक्वलिटी भी है जैसे। इसके बाद इसी से रिलेटेड बताया गया है कि फेयर ट्रायल भी इसी तरीके से दिया जाता है। मतलब जितने भी सिटीज़न हैं, जो भी नागरिक है, ठीक है ना? उन सबको फेयर ट्रायल दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी बात को रख सकें। क्योंकि देखो सब लोग इक्वल हैं, इसलिए सभी लोग को दिया जाता है फेयर ट्रायल, ताकि वो अपने बात को रख सकें। तो यहाँ पर हमने देख लिया पूरा इस चैप्टर को, हमने शुरुआत से देखा कि आखिर सबका क्या रोल होता है, इवन देखा केस कैसे स्टार्ट होता है, किस टाइप का केस होते हैं। फिर हमने कैसे देखा ये किस केस में जो एफआईआर होता है, जो छोटे-मोटे केस होते हैं उसके अंदर जो है आपका कंप्लेंट होता है, ठीक है? जो कि मजिस्ट्रेट के पास कराना पड़ता है, पुलिस के पास नहीं, मजिस्ट्रेट के पास। सो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में देख लिया, डिफेंस लॉयर, जज का वर्क देख लिया, ठीक है? आर्टिकल 21 को देख लिया। तो इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है खत्म होता है। आई थिंक मैंने 2-3 बार ये बोल दिया। हाँ, कोई नहीं। वैसे इस वीडियो को जो है मैंने बहुत ज़्यादा वक़्त से मैं बना रहा हूँ, कभी ना कभी कुछ टेक्निकल इश्यू आ जा रहे थे। तो फाइनली ये बन चुका है, तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलता है इतना मेहनत करने के बाद कुछ आप सब्सक्राइब कर दो तो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, पूरा चैप्टर होता है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।